हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कम से कम आपको भारत का संविधान पता होना चाहिए। आज का जो आर्टिकल जो बताऊंगा वो तो और खास तौर पर आपको पता होना ही चाहिए। मैं इतनी आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि ये गारंटी मेरी है कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बहुत से जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो आर्टिकल 32 को लेकर बहुत परेशान रहते हैं या तो बहुत कठिन महसूस करते हैं, मैं इतना इजी भाषा में बताऊंगा कि आप जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो आर्टिकल जो 32 है आपके लिए खिलौना लगेगा। दैट्स क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। दैट्स क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। मैं इसमें गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है मैं फिर से बता दूं आपको। तो संविधान की आत्मा या हृदय किस आर्टिकल को कहा जाता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। ठीक है। संविधान की आत्मा या हृदय या किसके द्वारा या किसका कथन है ऐसा पूछ दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कथन दिया गया है। इसमें हम पांच प्रकार के रीट के बारे में पांच प्रकार के रीट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो रीट जो रिलेटेड है, बहुत एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं बहुत कंफ्यूजन महसूस करते हैं, बहुत टफ महसूस करते हैं। मैं इतनी आसान और सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये टॉपिक पढ़कर आप जब पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आपको एक बड़ा अच्छा खुशी महसूस होगा कि वाह इतनी ईजी है, इतनी नॉलेजफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रीट सबसे पहले बता दूं, रीट का मतलब क्या होता है। रीट का मतलब यह होता है कि न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश। ठीक है, रीट का मतलब यह होता है कि न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो रीट जारी कर देता है। मतलब इसका मतलब यह होता है कि उनका अंतिम आदेश है, वो उसे आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब में तो आपको सीधा टर्मिनेट कर देगा, आपने अगर न्यायालय की बात नहीं माना, अगर आपके ऊपर रीट जारी हो गया तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में इसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शरीर को प्राप्त करना। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है लैटिन शब्द में इसे क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? शरीर को प्राप्त करना। अब फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं। अब एग्जाम्पल हम इतनी आसान भाषा में इतनी सरल सरल एग्जाम्पल देंगे पांचों रेट का कि आपको इतनी आपके माइंड में जबरदस्ती घुस जाएगा, आपको जबरदस्ती याद हो ही जाएगा अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं। मान के चलो हमारे घर के किसी व्यक्ति को पुलिस ने उठाकर ले गए हैं। ठीक है, हमारे घर के किसी, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, हमारे घर के किसी व्यक्ति को पुलिस ने उठाकर ले गया है और हम 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, हम परेशान हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर। मान के चलो एक हफ्ता बीत गया, हम अपने घर वाले जिसे पुलिस ने उठा कर ले गया है उससे हमने मुलाकात की नहीं, हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान हैं। उस स्थिति क्योंकि पुलिस का ये कर्तव्य होता है कि 24 घंटे में उसे कोर्ट के सामने या तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, एक हफ्ता हो गया ना, तो उन्होंने कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत किया। इधर हम घर वाले परेशान हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? हम तो या तो सीधे हाई कोर्ट चले जाएंगे या तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रेट निकालते हैं। 5 प्रकार के जो रेट है उसे हाई कोर्ट निकालता है और सुप्रीम कोर्ट निकालता है। आपको जहाँ नज़दीक पड़े वहाँ कोर्ट चले जाए। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और हमारा जो हाई कोर्ट है बिलासपुर में है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में है, तो हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली। तो हम सीधा कहाँ रेट जो शिकायत है उनको हम बिलासपुर चले जाएंगे अपने हाई कोर्ट में। वहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारे जो रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, ना तो हमें मिलने दिया जा रहा है ना तो कुछ करने दिया जा रहा है, हम परेशान हैं कि आखिर वो कहाँ है। इस प्रकार की हम शिकायत कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे। तो हाई कोर्ट जो है रीट जारी करेगा उस अधिकारी के ऊपर। रीट का मतलब ये होता है कि अंतिम आदेश। और हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर दिया कौन? हाई कोर्ट। हमने शिकायत की कि 24 घंटे हो गए हम तो मिले ही नहीं हैं, हम परेशान हैं ढूंढ ढूंढ कर। तो हाई कोर्ट जो क्या करेगा? रीट जारी करेगा। रीट का मतलब होता है आदेश जारी करेगा उस अधिकारी के ऊपर कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि उसे सशरीर प्रस्तुत करो, उसे प्रस्तुत करो। ठीक है, हैबियस कॉर्पस मतलब उसे सशरीर प्रस्तुत करो कि और उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में लाओ, उसे सशरीर हमारे पास लाओ, प्रत्यक्ष रूप से लाओ। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष, जिसे आपने गिरफ्तार किया है 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, कहां पर रखे, उसे प्रत्यक्ष रूप से सशरीर प्रस्तुत करो। और
24 घंटे के अंतर्गत अब न्यायालय में उसे पेश करो और डिसीजन देने का फैसला हमारा है। कोर्ट ये आदेश जारी करता है कि हम कोर्ट के सामने आप प्रस्तुत करो, उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो, उसका जो क्या निर्दोष है या नहीं है, उसने क्या जुर्म किया है, इसका फैसला हम करेंगे। ठीक है, तो पहला रिट आपको समझ आ गया होगा, ऐसा आशा करता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि न्यायालय रिट आदेश जारी करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि जिसे आपने बंदी बनाया उसे प्रत्यक्ष आप प्रस्तुत करो। ठीक है, तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला रिट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट यानी कि आदेश जारी करता है उस अधिकारी के ऊपर, उसे सशरीर प्रस्तुत करो आप। ठीक है, ये आई होप कि आपको पहला जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस, आपको समझ आ गया होगा। बंदी को प्रत्यक्ष यानी सशरीर प्रस्तुत करो, क्योंकि डिसीजन देने का काम फाइनली कोर्ट का होता है। ठीक है, हम दूसरा बात करेंगे परमा आदेश। परम आदेश का मतलब होता है बहुत बड़ा आदेश। ठीक है, ये किस स्थिति में लागू होता है हम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, मान के चलो कोई सरकारी ऑफिसर, जैसे हम पटवारी को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम एक किसान आदमी हैं, हमें पटवारी से काम है कि जो भी है जमीन के मामले में हमारा काम है। अब हम पटवारी के ऑफिस में जाते हैं, जब जाते हैं इतनी दूर से हम पटवारी के ऑफिस जाते हैं तो पता चलता है कि पटवारी जो है अपने शादी अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अपने ड्यूटी से हटकर कहाँ है, शादी अटेंड कर रहे हैं। फिर हम दूसरे दिन जाते हैं, पता चलता है कि वो सोया हुआ है, क्योंकि 10 बजे उनका ड्यूटी का टाइम है, वो 2 बजे तक सोया हुआ है, ड्यूटी पर नहीं है। फिर बोल दिया हमको कि अभी सो रहे हैं। फिर हम तीसरे दिन उन्हीं के पास फिर से गए, वो बोल रहा है कि आज हमारा मन नहीं है। क्योंकि वो कहने का मतलब ये चीज़ है, अगर कोई भी सरकारी अधिकारी आपको इस तरह से आपके काम को टालता है या अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति, हम सीधे चले जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उस पटवारी के खिलाफ हम क्या करेंगे, शिकायत दर्ज कर देंगे, और जो कोर्ट है उस पटवारी के खिलाफ रिट जारी कर देगा। ठीक है, हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए कि उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, हम कहाँ चले गए, सीधे हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहाँ पर हमारा नज़दीक पड़ता है। फिर उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हमने शिकायत की तो हमने शिकायत की तो हाई कोर्ट जो है रिट जारी करेगा। रिट का मतलब होता है आदेश जारी करेगा उस गवर्नमेंट ऑफिसर के। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर एक रिट जारी करेगा। रिट जारी सेकेंड होता है परम आदेश। तो कोर्ट ये रिट जारी करेगा कि हम आदेश देते हैं आपको कि आप अपनी काम जो है सही समय पर कीजिए, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से कीजिए, वरना हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपना कार्य या ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो आप सीधे कोर्ट पर जाइए, वहाँ पर शिकायत कीजिए, और वहाँ पर जो कोर्ट है उसे परम आदेश रिट, ये रिट जो होता है उसे जारी करेगा। उसे ये रिट के माध्यम से ये कहेगा कि आप अपनी ड्यूटी को सही ढंग से कीजिए, क्योंकि न्यायालय जो है रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब होता है आदेश। अगर उन्होंने आदेश इस बार नहीं माना तो उसे सीधा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो परमा आदेश है, फॉर एग्जाम्पल फिर से हम एक और उदाहरण आपको बता रहे हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट टीचर है, मान के चलो वो उसका 10 बजे का टाइम है, वो जाता है स्कूल में पढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट टीचर है, वो बस दिन भर सोया रहता है, बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि बच्चों के शिक्षा के साथ या उनके मूल अधिकार से खिलवाड़ है। रेगुलर हो जाता है, सोया रहता है पंखे के नीचे अपने ऑफिस में, बच्चों को पढ़ाता ही नहीं। तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, कोई भी कोर्ट पर जाओगे और उस टीचर के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर दोगे कि ये जो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं करता। तो फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रेट जारी करेगा। रेट ये जारी करेगा कि हम आदेश देते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर आपको कि आप अपनी ड्यूटी सही ढंग से कीजिए, वरना हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो परम आदेश जो होता है, दूसरा रिट होता है, वो केवल गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर लगाया जा सकता है, ना कि प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर। अब हमारे ऊपर आप रिट नहीं लगा सकते। हम यूपीएससी का आपको पूरी सब्जेक्ट का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। कोई हमारे ऊपर शिकायत कर दिया कि ये जो है सही समय पर वीडियो अपलोड नहीं करता, तो हमारे ऊपर आप नहीं लगा सकते ये रिट, क्योंकि हम प्राइवेट व्यक्ति हैं। ये जो परम आदेश है, जो सेकेंड रिट मैंने बताया है, केवल गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर लगता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझ आया आपको कि बंदी को सब प्रस्तुत करो आप 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करो। परम आदेश, गवर्नमेंट ऑफिसर अगर अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहां आपको नजदीक पड़े वहां आप शिकायत दर्ज कर दीजिए, फिर रिट जारी करे। रिट का मतलब आदेश जारी कर देगा, और इनके खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ अगर गया तो सीधा उसे टर्मिनेट कर देगा, बर्खास्त कर देगा। ठीक है,
दो रीट हो गए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि आपको नीचे से नीचे इस तरह तक मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा रीट, दो रीट हो गए। आर्टिकल 32 में हम 5 प्रकार के रीट के बारे में पढ़ेंगे, दो रीट हो गए। अब बात करेंगे तीसरे रीट के बारे में, अधिकार परीक्षा। इसे क्यू वारेंटो कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, क्यू वारेंटो का मतलब क्या होता है, आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो हम कल के दिन में डिप्टी कलेक्टर बन गए। वो भी कलेक्टर कैसे बने, नेतागिरी से, या तो पैसे देकर हम बन गए। ठीक है, किसी को पता चल गया कि हम जो डिप्टी कलेक्टर बने या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बने, हमने पैसे देकर या नेतागिरी के दम पर हमने या क्या किया, अपने पोस्ट को प्राप्त किया। हमारे पास कोई वो योग्यता नहीं, अपने दम पर हमने नहीं बना, या फिर हम अपनी योग्यता से नहीं बने, हमने कहने का मतलब है कि धांधली करके बने हैं, क्या नेतागिरी में फंसा कर, या तो पैसे देकर बने। अब किसी को पता चल गया कि हमने अपनी योग्यता से नहीं बने, हमने नेतागिरी से बने, तो वो व्यक्ति क्या कर देगा, जाकर शिकायत कर देगा सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में। फिर तो हाई कोर्ट हमारे ऊपर क्या है, एक रीट जारी कर देगा कि आपका क्या अधिकार है, इस पद में आप रहने योग्य के, आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर हैं। ठीक है, मैंने फिर से बता दूं कि अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी पोस्ट अगर हमने हासिल की है, तो कोई व्यक्ति अगर शिकायत कर दी, हमने गलत तरीके से कोई पोस्ट को अर्जित किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बताया कि हम मान के चलो डिप्टी कलेक्टर बन गए, नेतागिरी के दम पर बन गया, तो पैसे देकर बन गए। किसी को पता चल गया कि हमने नेतागिरी के दम पर अपने डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट पाया है, तो कोई किसी ने शिकायत कर दी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट हम क्यों हमारे ऊपर रेट जारी कर देगा कि आपने किस अधिकार से इस पोस्ट को पाया है। तो आपका वो जो न्यायालय हमसे पूछेगा कि आप प्रूफ दिखाइए, आपके पास डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, या तो आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया, आपने ट्रेनिंग कहाँ दी है आपको। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप जिस पोस्ट पर हैं, आपका क्या अधिकार है, किस अधिकार से उस पोस्ट पर आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ दिलाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है, आपने सही ढंग से उस जॉब को पाया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने गलत तरीके से उस जॉब को पाया है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि आप जिस भी पोस्ट पर हैं, आपका क्या अधिकार है, आप किस हक से इस पोस्ट पर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये रीट जारी, अधिकार परीक्षा नाम से स्पष्ट है कि किस अधिकार से। और फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया जॉब को लेकर। दूसरा जॉब हम बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। मान के चलो आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया। ठीक है, किसी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया और आपसे चालान काट रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो किस प्रकार का अधिकारी है। अगर मान के चलो वो कांस्टेबल रेंज का अधिकारी है, तो उसका कोई हक नहीं है आपके चालान काटने का, क्योंकि चालान वही व्यक्ति काटता है जो एसआई रेंज का, कम से कम उसमें 1 स्टार लगा हो, वो आपका चालान काट सकते हैं। तो मान के चलो किसी कांस्टेबल आपका जो है चालान काट रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका ये अधिकार बिल्कुल नहीं है चालान काटने का, तो आप तो बगल हट जाइए। ऐसा आप इसे बड़े डंके की चोट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका अधिकार नहीं है काम करने का, वो आप काम करिए ही मत, क्योंकि एक कांस्टेबल का वो अधिकार ही नहीं है आपसे चालान काटने का, वो सिर्फ गाड़ी को बगल में खड़ा करा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि सभी जो जॉब दिए हैं उनको एक अपना अपना काम करने का अधिकार होता है, क्योंकि कांस्टेबल का अधिकार ही नहीं है चालान काटने का, क्योंकि चालान जो काटते हैं एक एसआई रेंज का अधिकारी ही चालान काट सकते हैं। कभी भी आपसे कोई चालान काटे कांस्टेबल, तो अब तो बिल्कुल आप ये अधिकार परीक्षा के बारे में बात कीजिए, आपका कोई अधिकार नहीं है चालान काटने का। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा का मतलब यही है कि आप किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। आपको हाँ, जो अधिकार आपको दिया गया वो काम आपको करना है। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा का मतलब यही चीज है कि किस अधिकार से आप यह काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यू वारंटो आपका क्या प्राधिकार है। ठीक है, आई होप ये आपका समझ आ गया होगा कि जिस काम का आपका अधिकार है वो काम आप कीजिए। मान के चलो आपको एक टीचर बना दिया गया है, गवर्नमेंट टीचर। आप पता चला कि आपको तो जो काम पर रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जाकर आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसका काम नहीं है। ठीक है, जो आपका काम है वो काम आप कीजिए। ठीक है, जो काम आपका वो काम आप कीजिए। तो कहने का मतलब जो आप काम का अधिकार है आप वो काम कीजिए, अदर काम आप मत कीजिए। तो यही अधिकार परीक्षा का मतलब यही होता है। कोई भी न्यायालय में आपने जाकर
शिकायत की तो जो न्यायालय होता है वो रेट जारी कर देगा अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से यह काम को आप कर रहे हैं। आई होप ये बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार परीक्षा आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब हम बात करेंगे प्रतिषेध, चौथा रेट जो होता है प्रतिषेध। ये जो 3 प्रकार के रेट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश और अधिकार परीक्षा, ये केवल तीनों जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर लागू होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर लागू होता है। अब हम बात करेंगे चौथा और जो 5वां रेट है वो कोर्ट के ऊपर लागू होता है। ये जो तीनों रेट बताया मैंने वो किसके ऊपर लागू होता है? तीनों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, अधिकार परीक्षा किसके ऊपर लागू होता है? गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर लागू होता है। और ये जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण बताऊंगा, ये जो दोनों हैं नीचे के, ये कोर्ट के ऊपर लागू होता है। ठीक है, अब हम प्रतिषेध के बारे में बात करेंगे। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ये न्यायालय के ऊपर लागू होगा। सबसे जो ऊपर न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, अगर मान के चलो कोई नीचे वाला कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हाई कोर्ट जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हटकर काम करता है, जरूरत से ज़्यादा अपने सीमा से बाहर जाकर के काम करता है, तो वहाँ पर जो ऊपर वाला जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ उसको उसके जो कार्य को रोक लगा सकता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। मैंने फिर से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है और ये जो दोनों रेट होते हैं कोर्ट के ऊपर ही लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, फिर हाई कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मान के चलो हाई कोर्ट जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हटकर कोई डिसीजन या कार्य करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर वाला जो कोर्ट है नीचे वाले कोर्ट के कार्य को रोक सकता है। ठीक है, फिर से समझा दूं, ऊपर वाला जो कोर्ट होता है वो नीचे वाले जो कोर्ट कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हटकर कार्य करता है, तो ऊपर वाला जो कोर्ट है नीचे वाले कोर्ट के कार्य को रोक सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिषेध। अगर नीचे वाला जो कोर्ट है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हटकर कार्य करता है, तो हाई कोर्ट रोक लगा सकते हैं इसके ऊपर। अगर हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हटकर कार्य करता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के ऊपर रोक लगा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है कोर्ट के ऊपर लागू होते हैं, बाकी ये जो तीनों हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर लागू होते हैं। अब लास्ट हम बात करेंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है निकाल कर प्राप्त करना। ठीक है, इसमें प्रतिषेध में हमने बताया चौथे प्रकार का जो रेट है, ऊपर वाला जो कोर्ट है वो नीचे वाले कोर्ट के कार्य को रोक सकता है। लेकिन उत्प्रेषण में ये होता है कि जो सबसे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट में जो चल रहे केस को अपने पास तो बुला सकता है, या तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसको भी वो चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब ध्यान से समझना है, ये लास्ट रेट है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। मैंने ये बताया कि जो उत्प्रेषण है वो न्यायालय के ऊपर लागू होता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है निकाल के प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो हाई कोर्ट में कोई हमारा जो केस चल रहा है, ठीक है, हमारा जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ा होता है, हाई कोर्ट से ऊपर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हमारा जो केस है हाई कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा केस को अपने पास ले जा सकता है, उसके पास ये पावर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट में जो चल रहा है, नीचे वाले हाई कोर्ट में चल रहा है, वो केस को अपने पास बुला लेता है। ये पावर हो गया उत्प्रेषण में। दूसरा ये भी हम बताते हैं कि अगर मान के चलो हाई कोर्ट जो नीचे वाला है, हाई कोर्ट हमको किसी हमारे ऊपर कुछ डिसीजन दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हमें मान के चलो 2 साल की सजा सुना दी। ठीक है, हाई कोर्ट नीचे होता है क्योंकि उसके ऊपर जो होता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने मान के चलो हमें 2 साल की सजा सुना दी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता, सजा सुना दी, फाइनल कर दिया, ठीक है, कि हमें 2 साल की सजा सुना दी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो सुनाए गए निर्णय डिसीजन जो गलत है, या फिर हाई कोर्ट कहीं पर भूल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर से नया फैसला सुनाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो नया फैसला सुनाएगा वो सर्वमान्य होगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो उत्प्रेषण में ये होता है कि अपने नीचे जो चल रहे हैं केस को तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है। दूसरा बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हाई कोर्ट ने कहीं पर भूल कर दी डिसीजन देने में, या कहीं पर त्रुटि कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उन्होंने जो फैसला सुनाया है नीचे न्यायालय ने, उसे पूरा बदल करके एक नया फैसला सुना सकती है।
ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो उत्प्रेषण आई होप आपको समझ आ गया हो। फिर से मैं समझा दूं कि मान के चलो हाई कोर्ट ने मुझे 2 साल की सजा दे दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऊपर वाले को लगता है कि हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि हाई कोर्ट जो नीचे वाले ने डिसीजन दिया उसको गलत करके या उसको रद्द करके एक नया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। तो ये दोनों जो होता है किसके ऊपर लागू होता है, न्यायालय के ऊपर, ये तीनों होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर। आई होप ये 5 प्रकार के रीट आपको समझ आ गए होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक बात और बोलना चाहूँ कि वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि रात के 9 बजे से हमने वीडियो स्टार्ट किए थे, सुबह के 4 बज चुके हैं अब तक, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं। तो बस एक ही काम किया करो कि वीडियो को शेयर कर दो, अधिक से अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।